हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए साइंस, जिसमें हम कर रहे हैं आपका चौथा चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। जिसमें हम क्या पढ़े, परमाणु की संरचना के बारे में। आज हमको करना है नाभिक की संरचना। नाभिक की आपकी संरचना क्या है, नाभिक कहते किसे हैं, पहले बात करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित कण क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिक में क्या स्थित होता है, धनावेशित कण होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित कण क्या होगा, नाभिक होगा, ठीक है। तो देखिए, हम बता दें आपको, अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत समझ में आती है ना, तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर आपको कुछ भी क्वेश्चन करना है, ठीक है, प्रॉब्लम आती है या फिर किसी भी तरह से है, तो आप कमेंट कीजिए। या फिर आपको क्वेश्चन करना तो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा, नाभिक की संरचना। क्या डालेंगे हेडिंग, लिखिए, नाभिक की संरचना। ये वीडियो कहाँ मिलेगा, पूरा प्लेलिस्ट ये चैप्टर का, तो जाइए चैनल पे, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे चैप्टरों का सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और कंबाइंड प्लेलिस्ट दोनों बने हुए हैं। तो जाकर वहाँ पर देखिए और आपको पसंद आएगा, ठीक है। क्लास 10th का भी वहाँ पर है, मैथ और साइंस, इसका भी हम कर रहे हैं, मैथ और साइंस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिखिएगा नाभिक की जो संरचना है, नाभिक के बारे में पहले कुछ लिख लेते हैं, इसकी संरचना के बारे में फिर पढ़ेंगे। लिखिए पहले, परमाणु के केंद्र पर स्थित इलेक्ट्रॉन या फिर धनावेशित भाग को नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर स्थित धनावेशित भाग को क्या बोलते हैं, नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमने बता दिया। अब बात करेंगे इनका आकार जो है अत्यंत छोटा होता है। जब हमको परमाणु नहीं दिखता तो ये क्या, इसके नाभिक क्या दिखेंगे, समझे बात को। तो देखिए, अत्यंत छोटा होता है। जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, तथा, या फिर लिखेंगे, जबकि परमाणु की त्रिज्या जो होती है और 10⁻10 मीटर होती है, 10⁻10 मीटर होती है। क्या लिखेंगे, होती है, ठीक है। जो नाभिक है, नाभिक की संरचना न्यूट्रॉन तथा
प्रोटॉन से होती है। नाभिक की जो संरचना है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से होती है। नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों के कारण होती है। नाभिक का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉनों के कारण होता है। और लिखेंगे नाभिक में उपस्थित नाभिक में क्या उपस्थित है? सभी मूल कणों नाभिक में उपस्थित, देखिए ठीक है, अगर हमने बात किया यहाँ से कि नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों के कारण होता है, प्रोटॉनों के कारण होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से, ठीक है, नाभिक में उपस्थित सभी मूल कणों को हम क्या न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। लिखेंगे क्या? न्यूक्लियॉन। इसको बोलेंगे न्यूक्लियॉन, ठीक है। न्यूक्लियॉन कहते हैं। और इसके बारे में बात करेंगे प्रमुख न्यूक्लियॉन, प्रमुख न्यूक्लियॉन, जो प्रमुख न्यूक्लियॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है, समान आवेश में प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश में आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है समान आवेश में, क्या करते हैं आपके, जब इसमें समान आवेश होंगे ना तो आकर्षित करेंगे, समान आवेश में आकर्षित करेंगे कि विपरीत आवेश में आकर्षित करेंगे। समान आवेश में तो प्रतिकर्षित करेंगे, समान आवेश की बात करेंगे में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश में आकर्षित करते। इसका क्या मतलब है कि जब इसका प्लस प्लस रहेगा ना तो कभी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा। प्लस हमेशा माइनस को ही अट्रैक्ट करता है, कभी माइनस माइनस के साथ अट्रैक्ट नहीं होगा, हमेशा माइनस प्लस प्लस माइनस इस तरह के जो आवेश होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम बात किए। अगर हम बात करते हैं नाभिक का जो भीतर कोई अत्यंत शक्तिशाली, जिसे नाभिक के भीतर अत्यंत शक्तिशाली बल कार्य करता है, जिसको न्यूक्लियॉन के परस्पर बांधे रखता है। जैसे हमने बात किया कि जो न्यूक्लियॉन के अंदर क्या है, न्यूक्लियॉन के नाभिक के में उपस्थित मूल कणों को न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का जो कार्य करता है, वो जो बल कार्य करता है नाभिकीय बल कहलाता है। क्या कहता है?
नाभिकीय बल कहलाता है। तो इसको लिखिएगा अगले टॉपिक की करके, यहाँ से ही लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पर करके लिखिएगा, ठीक है। नाभिक के भीतर कोई अत्यंत शक्तिशाली बल कार्य करता है। हमने क्या बोला कि नाभिक के भीतर कोई अत्यंत शक्तिशाली बल कार्य करता है, जिसके कारण क्या होते हैं ना, लिखेंगे, करता है जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखता है। क्या करता है? परस्पर बांधे रखता है, ठीक है, परस्पर बांधे रखता है। इस बल को नाभिकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। तो यहां समझिएगा बात को। आपसे ये क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि नाभिक के भीतर कोई अत्यंत शक्तिशाली बल कार्य करता है जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखता है। इस बल को नाभिकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। हमने बात किया कि नाभिक किसे कहते हैं, तो परमाणु, ठीक है, किसका? परमाणु के केंद्र में उपस्थित धनावेशित भाग को नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक में आपका धनावेशित होता है, नाभिक धनावेशित होता है, ठीक है। तो अभी तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, वो उससे जो अल्फा कर हमने डाला था किस पे? सोने के पतली सी पन्नी पे। तो क्या हुआ था? 20,000 परमाणुओं में से सिर्फ 20,000 अल्फा कणों में से सिर्फ एक अल्फा कण वापस आया था, क्योंकि वह किस पे टकराया था? केंद्र पर। केंद्र कैसा था? धनावेशित था। और अल्फा कण भी कैसे थे? धनावेशित थे। तो धनावेशित क्या कर दिया? प्रतिकर्षित कर दिया। ठीक है, बात समझ गए आप? इतना समझ में आ गया ना? नाभिक की संरचना कैसी है पता चला। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। और पूरे परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो 10⁻10 मीटर होती है। बात समझ में आया है? ठीक है। और आगे बोला कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं, आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लेता है तो ये करके इतना लिख लीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और हमने बताया कि नाभिक में उपस्थित सभी मूल कणों को न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूक्लियन, आपसे ये भी पूछ सकते हैं न्यूक्लियन किसे कहते हैं, तो नाभिक में उपस्थित सभी मूल कणों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी हमने इसमें देखिए कितने क्वेश्चन बन गए। ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यहाँ से छोटे ही बनेंगे। आपसे नाभिक की संरचना तो अभी काल के पूछ लेता है बड़ा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इसको उतार के लिख लीजिएगा। पहले तो नहीं लिखेंगे नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, फिर उसको प्रोटॉन की त्रिज्या लिख लीजिए, परमाणु की त्रिज्या लिख लीजिए। परमाणु के बारे में बताइएगा ना, परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित कण को ही नाभिक कहते हैं। पहले एक लिखिए, समझे बात को ना। फिर उसके बाद तो यहाँ से हम इसको पूरा लिखते चलेंगे। आपसे कभी काल के न्यूक्लियन पूछ लेता है क्या होता है, नाभिकीय बल क्या होता है, हमने बता दिया कि इसको कहते हैं। तो अगला हेडिंग डालिएगा जिसमें हम बात करेंगे आपका न्यूट्रॉन के। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, डालिए हेडिंग न्यूट्रॉन। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। ठीक है, अगर आप पूरा लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई वैसा नहीं है कि आपको न समझ में आए। न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूट्रॉन्स को इंग्लिश में भी न्यूट्रॉन ही लिखते हैं भैया। न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पर क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद, समझे ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद वैज्ञानिक फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, परमाणु के अंदर और देखे और क्या हो सकता है, तो और देखे तो क्या निकल कर आया, यह न्यूट्रॉन। समझे ना, यानी कि हमने बताया कि परमाणु के अंदर केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक में उसकी सबसे ज्यादा द्रव्यमान स्थित होता है। तो सभी द्रव्यमान सिर्फ धनावेशित के कारण होंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता, मतलब बिल्कुल हो सकता है, आगे इसमें देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा आपको, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे तब, ठीक है। यानी कि बात को समझिएगा कि जब साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज की, फिर उसके बाद इसकी खोज की, ठीक है, यानी कि उनको जैसे कि किसी को भी एक चीज़ काम करने से संतुष्टि नहीं मिलती ना, एक ही चीज़ पा गया तो अगला चीज़ चाहिए उसको, उसी तरह से बात करेंगे यहाँ पर न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो चलिएगा, ये लास्ट हेडिंग होगा हमारे हिसाब से, लिखिए जो हमने बोला ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद यह देखा गया कि परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान का परिकलन उनमें उपस्थित केवल प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। क्या देखा गया कि केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आधार पर उसमें उपस्थित केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आधार पर संपूर्ण द्रव्यमान का परिकलन नहीं किया जा सकता। अभी हमने बोला था ना कि इसमें देख लेंगे आगे, देखिए आ गया सकता है। उदाहरण में जैसे देखेंगे, उदाहरण लीजिएगा, क्या उदाहरण लेते हैं यहाँ से, उदाहरण कार्बन लेते हैं, कार्बन की बात करेंगे, कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब क्या होता है, तो यहां से लिखेंगे हम, तब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि उसकी अपेक्षा उपेक्षा की जा सकती है, इसलिए कार्बन परमाणु द्रव्यमान केवल 6 होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का 12 है। इलेक्ट्रॉन का, हमने क्या बात किया, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 12 थोड़ी है, जो कि क्या बात किए, जो इसलिए कार्बन परमाणु द्रव्यमान केवल 6 है, कार्बन परमाणु द्रव्यमान 6 है, जो कि इलेक्ट्रॉन नहीं बात करेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का क्या लिखा, इसलिए कार्बन परमाणु का द्रव्यमान केवल 6 होना चाहिए, जो कि 6 प्रोटॉनों का द्रव्यमान है। यद्यपि गलत है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि कार्बन का द्रव्यमान वो क्या होता है, 12 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, बात करेंगे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान की, तो क्या होता है, 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है ना। समस्या देखिए, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। तो समस्या का हल क्या हो सकता है, तो उदासीन कणों को वास्तविक खोज, ये क्या थे, ये न्यूट्रॉन उदासीन कण थे, क्या है, उदासीन कण है ना, इतना आप लिखिएगा। हमने क्या बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद यह देखा गया कि परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान का परिकलन उनमें उपस्थित केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के आधार पर नहीं किया जा सकता। जैसे कि उदाहरण लेते हैं कार्बन परमाणु की, तो इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि उसकी उपेक्षा की जा सकती है। इसलिए कार्बन परमाणु द्रव्यमान केवल 6 होना चाहिए, जो कि 6 प्रोटॉनों का द्रव्यमान है। यह अद्यपि गलत है। क्या हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो उसकी उपेक्षा की जा सकती है, यही ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि उसकी उपेक्षा की जा सकती है। उसके हिसाब से तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 6 होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन
का द्रव्यमान 6 है, लेकिन क्यों नहीं है, क्यों गलत है, क्यों इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ये भी तो पता करना चाहिए ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मान लीजिए कि उसका द्रव्यमान ही नहीं है, ऐसा है, क्या बोला, उपेक्षा की जा सकती है। अब देखिए यहाँ से हम बात करेंगे आगे, ठीक है। इसको उतारिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका समझिएगा लास्ट हेडिंग होगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सारे कराएंगे, ठीक है। देखिए ना, एक हम ट्रिक देखेंगे चैप्टर खत्म करने के बाद, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में किसने किसने खोज किया, कि कौन से चीज़ों की खोज की। तो ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, आगे लिखेंगे ना, इसके पूरा इरेज करेंगे, ठीक है। तो आप इतना लिख चुके होंगे, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और क्या कर सकते हैं, तो लिखिएगा। जो समस्या उत्पन्न आ रही थी कि 6 परमाणु थे, उनकी परमाणु द्रव्यमान 6 आना चाहिए कार्बन परमाणु का, लेकिन वो कितना आ रहा है 12। इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या हुआ, उदासीन कणों का वास्तविक खोज, उदासीन कणों का वास्तविक खोज 1932 में जेम्स चैडविक, क्या जेम्स चैडविक, ठीक है, द्वारा की गई थी। यहाँ से मेन लिखेंगे ना, उदासीन जो न्यूट्रॉन थे, न्यूट्रॉन है ना, ये उदासीन होता है। तो उदासीन कणों का वास्तविक खोज 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी, ठीक है। जब यह बेरिलियम धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों, क्या हुआ, धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कर रहा, क्या बताया कि बमबारी कर रहा था। देखिए, बेरिलियम धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कर रहा था, कौन की द्वारा की गई, जब यह बेरिलियम धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कर रहा था, तो तब क्या हुआ, इसके या इससे प्राप्त प्रत्येक कण का द्रव्यमान 1.67 इतना 10⁻⁻20 kg पाया गया, जो
प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान था। ये क्या पाया ना, जब उसकी बमबारी की गई तो इससे प्राप्त प्रत्येक कण का द्रव्यमान कितना था, इतना 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg पाया गया, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था। अदपि इसके द्वारा, ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं था, इस पर कोई आवेश नहीं था। जब हम अल्फा कण की सोने की पतली पन्नी पर हमने बमबारी करवाया था, इससे प्राप्त जो प्रत्येक कण का द्रव्यमान था वो क्या 1.675 10⁻⁻27 kg प्राप्त हुआ, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था। इस पे कोई आवेश नहीं था, या फिर इसका कोई आवेश नहीं है, ठीक है। इस पर कोई आवेश नहीं था, अर्थात यह प्रकृति में उदासीन था। यह प्रकृति में कैसा था, उदासीन था, ठीक है। इतनी आपको बात क्लियर हो गई ना। अगर हम बात किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित अगर हम बात करते हैं भौतिक पदार्थिक कण जिसका द्रव्यमान, सॉरी छोड़िए बस, ठीक है। अगले वीडियो में देखिए ना, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने क्या बताया, न्यूट्रॉन क्या था, उदासीन था ना। उदासीन कणों का वास्तविक खोज कब की गई, 1932 में जेम्स चैडविक ने की तथा द्वारा की गई थी, जब बेरिलियम धातु को पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराई गई, ठीक है। लिखते हैं बमबारी कराई गई, या फिर इसको लिखिए बमबारी किया गया। इससे प्राप्त प्रत्येक का द्रव्यमान 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg पाया गया, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान था। इस पर कोई आवेश नहीं था, ठीक है। अर्थात यह प्रकृति में उदासीन था। उदासीन कण को ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा, उदासीन कण को ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सारणी बनाकर देख लेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। फिर उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो लगभग हमको लगता है लगेगा, टाइम लगेगा इसको कम करवाने में। 3-4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी, हम सब करवाते चलेंगे, ठीक है। अगर हम पहले से लिख कर आते, लिखना ना रहता तो इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। लेकिन आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगभग मान लीजिए कि 4 या 5 लेक्चर इसके और बनेंगे, नहीं तो एक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।